हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी तक हमने शब्द विचार का भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट किया है। तो आज हम करेंगे शब्द विचार का भाग 3 विशेषण। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण, तो सबसे पहले हम लेते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता, यहाँ पर सिर्फ विशेषता ही नहीं, विशेषता के साथ साथ हीनता, गुण, रंग, रूप, आकार, प्रकार, परिणाम और संख्या आदि का बोध कराने वाले सारे शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। आगे है विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं। इन क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विशेषण जो है जिसकी विशेषता, जिस शब्द की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ये मेन 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें से। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे बहुत सुंदर घर है। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, घर के बारे में बात कर रहे हैं। तो संज्ञा शब्द क्या है हमारा, घर है। जो संज्ञा शब्द है या जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो ही विशेष्य होता है। तो घर क्या है, इसमें विशेष्य है। और घर की विशेषता क्या है यहाँ पर, सुंदर। तो सुंदर क्या है, विशेषण है। और विशेषण की भी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो बहुत सुंदर है। घर कैसा है, बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या हो गया यहाँ पर, प्रविशेषण हो गया है। तो एक बार दोबारा से देखोगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है जिस शब्द की, तो वो विशेष्य होता है। और संज्ञा स्वरनाम शब्द की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द परिविशेषण होता है। इसके बाद आपका आता है विशेषण के भेद। कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, भाव, काल, स्थान, गंध, स्वाद, अवस्था, दिशा, दशा आदि का बोध कराया जाए वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें से मेन हम देख लेते हैं। पहला है गुणवाचक। गुणवाचक में सिर्फ गुण ही नहीं, यानी कि सिर्फ अच्छा नहीं, उसकी बुराई या उसकी कमियां जो है उसको भी हम देखेंगे। जैसे अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, कुरूप, ये सब इसके अंदर आएंगे। दूसरा है भावबोधक। भावबोधक में शूरवीर, बलवान, दयालु, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, शूरवीर है, बलवान है, दयालु है, ये सब उसकी भाव हैं। दशा बोधक में क्या आता है, दशा यानी कि उसकी दशा कैसी है, रोगी है, निरोगी है, स्वस्थ है या अस्वस्थ है, बीमार है, कैसा है वो, ये सब उसके बारे में बताया जाता है। रंग बोधक में रंग, कोई भी किसी भी प्रकार का रंग, जैसे लाल, हरा, काला, नीला, कोई भी रंग हो सकता है। समय बोधक में समय के बारे में बताया जाता है, जैसे प्रातःकालीन, प्रातःकालीन यानी कि सुबह सुबह, दैनिक यानी कि हर रोज होने वाला, वार्षिक यानी कि साल में एक बार होने वाला, इसके साथ आप 15 दिन में होने वाला पाक्षिक वगैरह भी ले सकते हो, मासिक, पाक्षिक, ये सब इसमें आ जाएंगे। आगे है आकार बोधक। आकार में किसी चीज का आकार बताना हो हमें, कैसा है, सुंदर है, भद्दा है, ऊंचा है, नीचा है, ठिगना है, किसी भी प्रकार का आकार इसमें आ जाएगा। काल बोधक में आता है, काल यानी कि समय, कैसा, अगला, पिछला, नया, पुराना, ये सारे के सारे शब्द जो है काल बोधक में आते हैं। इसके बाद आपका आता है स्थान बोधक। स्थान यानी कि किसी भी स्थान के बारे में बताया जाता है कि कोई वस्तु है वो कैसी है, कोई व्यक्ति है वो कैसा है, ग्रामीण है, शहरी है, मैदानी, पहाड़ी, ये सब के सब किस में आएंगे, स्थान बोधक में। और ये सारे के सारे किसके में हैं, ये गुण बोधक, गुणवाचक के पार्ट हैं। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो, यानी कि जो विशेषण है उनसे किसी की संज्ञा की संख्या का बोध हो, यानी कि गिनती के बारे में पता चले कि वो कितने हैं, 5 लड़के, 10 पुस्तकें, कुछ लोग, 8 आम, सारे के सारे किस में आएंगे, संख्यावाचक में आएंगे। इसके 2 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्या बोधक। निश्चित और अनिश्चित 2 होंगे इसमें। निश्चित में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, यानी कि प्रॉपर हमें पता चलता है कितने हैं, 1 है, 2 है, 4 हैं, 10 हैं, तो उसके बारे में पता चले। जैसे
कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं। अब हमें पता है कि 10 ही है, ना 9 है, ना 8 है, ना 15 है। 4 विद्यार्थी आए हैं, तो हमें प्रॉपर पता है कि ये क्या है, निश्चित संख्या वाचक है। दूसरा है अनिश्चित संख्या वाचक, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध हो, यानी कि क्लियर नहीं हो हमें कि कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं। ऊपर वाले में हमें पता था, लेकिन इसमें हमें प्रॉपर नहीं पता, अनिश्चित होता है, क्लियर नहीं होता। जैसे थोड़ा, कुछ, कई। उदाहरण के तौर पर कुछ छात्र आए हैं, कक्षा में कुछ छात्र आए हैं। कुछ कितने हमें नहीं पता कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 20 हैं। इसी तरह कई छात्र आए हैं या गए हैं, कुछ लोग गए हैं, तो कुछ से हमें क्लियर नहीं होता है, कई। और थोड़े छात्र आए हैं, थोड़े से भी हमें क्लियर नहीं होता। तो जिसमें प्रॉपर संख्या नहीं दी होती वो क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि नापतोल करना, पैमाइश करना। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा या नाप तोल का बोध होता है, कि कोई भी चीज को नापना या तोलना इसके अंतर्गत आता है। इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक, जिस तरीके से ऊपर संख्यावाचक में था वही इसमें भी आएगा, लेकिन उसमें गिनने की चीजें आती हैं और इसमें नापने तोलने की आती हैं। निश्चित संख्यावाचक में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 10 किलो चावल, उसकी 4 किलोमीटर दूरी है। तो इसमें क्या आएगा, नापने तोलने की चीजें आएंगी, चाहे वो मीटर में है, चाहे वो लीटर में है या किलोमीटर में है। इसमें गिनती की चीजें नहीं आएंगी, गिनती वाली चीजें संख्यावाचक में होती हैं और नापने तोलने की परिमाणवाचक में। इसका अगला पार्ट है अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। अनिश्चित, जैसे हमने अनिश्चित संख्यावाचक किया था, वैसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक भी है। इसमें जैसे थोड़ा पानी, अधिक पैसा, बहुत शहद आदि। तो थोड़ा पानी हमें नहीं पता थोड़ा पानी कितना है, आधा गिलास है, आधी बाल्टी है या आधा टब है। पैसा, अधिक पैसा, अधिक पैसा कितना, जैसे छोटा बच्चा है, अगर हम उसको 10 रुपए भी दे देते हैं तो वो उसके लिए अधिक है। बड़ा आदमी है, उसको 1000 रुपए भी कम पड़ते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि इसके पास कितना है। अधिक का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लियर नहीं होता, तो ये क्या आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में मैं और तुम स्वर्नाम को छोड़कर जो क्रिया या संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं। 2 शब्द है मैं और तुम, इन दोनों को छोड़कर इसके अलावा क्रिया और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं जो स्वर्नाम और संज्ञा शब्दों के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी आदि। मतलब कि इसमें वैसे तो हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी वाक्य लिखते हैं, उसके अंदर या तो संज्ञा का प्रयोग करते हैं या फिर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। लेकिन सार्वनामिक विशेषण के अंदर क्या करते हैं हम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। संज्ञा से पहले या क्रिया से पहले जैसे लगता है क्रिया के साथ, तो वो क्या होता है, संज्ञा या क्रिया के पहले प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यह घर देखो, यह घर देखो, इसमें यह क्या है, यह अगर हम खाली यह लेते हैं तो ये सर्वनाम है। लेकिन यह घर, घर से पहले लगा है, घर क्या है, संज्ञा शब्द है। घर क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा से पहले यहाँ पर स्वर्नाम लगा है, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। देखो इसमें क्या है, देखो शब्द इसमें क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यह देखो। अब देखो, यहाँ देखो क्या है, क्रिया है, लेकिन क्रिया से पहले स्वर्नाम यहाँ लगा है यह, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। यानी कि संज्ञा से पहले और क्रिया से पहले लगने पर यह स्वर्नाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। इसका एक और उदाहरण, यह कौन है। अब यह तो स्वर्नाम है ही, लेकिन इसके पीछे ना तो संज्ञा है ना क्रिया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है। यह क्या होगा, सिर्फ स्वर्नाम होगा। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो संज्ञा से या क्रिया से पहले स्वर्नाम लगता है वही सार्वनामिक विशेषण है। अगर अकेला है तो वो सिर्फ स्वर्नाम है।
इसके बाद है वाक्यों में विशेषण के स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सामान्य विशेषण, जिसको हम उद्देश्य भी कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे गाय सुंदर है, तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। तो गाय क्या है यहाँ पर? उद्देश्य या विशेष्य आप इसको बोल सकते हैं, पीछे भी हमने किया। और सुंदर क्या है इसमें? विशेषण। दूसरा है विधेय या प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को या विशेष्य के बाद विशेषण का प्रयोग होता है। दो तरीके से होता है इसमें, जैसे गाय बहुत सुंदर है, तो किसके बारे में बात हो रही है? गाय के बारे में। तो गाय क्या है? विशेष्य है। और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। और सुंदर क्या है? विशेषण है। गाय क्या है? सुंदर है, सुंदर विशेषण हो गया, और बहुत सुंदर है तो बहुत प्रविशेषण हो गया। इसके बाद आपका आता है तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक यानी कंपेयर करने वाले, जिन विशेषणों के द्वारा दो या अधिक विशेषणों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक की तुलना आपस में की जाती है तो वो तुलनात्मक विशेषण होते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 मूल अवस्था, इसमें तुलना नहीं होती है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही, किसी एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, दूसरे से कंपेयर नहीं होता है, इसमें तुलना नहीं होती। सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है, उसकी विशेषता ही बताई जाती है कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, सिर्फ एक ही के बारे में बात होती है। जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, कायर, कुछ भी आप लगा सकते हो। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, तो उसका किसी से कंपेयर नहीं हो रहा, तुलना नहीं हो रही, तो ये मूल अवस्था होती है। दूसरा है उत्तरा अवस्था, इसमें दो की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है, यानी कि दो के बीच में तुलना की जाती है, दो में से किसी एक को अच्छा या बुरा या न्यून या अधिक दिखाया जाता है। जैसे रमेश सुरेश से अच्छा है, रमेश सुरेश से अच्छा, यानी कि दो के बीच में इसकी तुलना दिखाई जा रही है, एक अच्छा है और एक अच्छा नहीं है या कम अच्छा है, लगा सकते हो आप। नंबर 3 है उत्तमा अवस्था, इसमें दो से अधिक वस्तुओं भावों की तुलना करके एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। उत्तरा अवस्था में हमने किया था, दो के बीच में तुलना की थी, लेकिन उत्तमा अवस्था में क्या है? इसमें दो की नहीं, सब में से किया जाता है। सब यानी कि कितने भी हो सकते हैं, उन सब में से किसी एक को अधिकता या न्यूनता के साथ दर्शाना। जैसे रमेश कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। सब कक्षा में कितने बच्चे हैं, चाहे कितने भी बच्चे हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, सब से बुद्धिमान है। तो तुलना किस में हो रही? पूरी कक्षा के अंदर एक बच्चे की हो रही है। इसमें आगे हम लेंगे कैसे अवस्थाएं दिखा सकते हैं। मूल अवस्था, जैसे हमने किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की, तो वह सुंदर है या निम्न है, ठीक है, तो सुंदर या निम्न लेंगे। दूसरी अवस्था में उत्तरा अवस्था में हम तर का प्रयोग करते हैं, इसमें केवल तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे उसमें हमने ऊपर लिया मूलावस्था में सुंदर, तो इसमें क्या लगा देंगे? सुंदर और प्लस तर, सुंदर तर। और निम्न का हम लेंगे निम्न प्लस तर, निम्न तर। तर लगाने से ये उत्तरा अवस्था बन जाती है। इसके बाद आपका आता है हिंदी में इस अवस्था के लिए से या में चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है, या तो से लगा दो या फिर में का प्रयोग भी कर सकते हैं हम। जैसे बच्चा फूल से भी कोमल है, दो के बीच में तुलना हो रही है, फूल के और बच्चे के, तो से आ गया है इसमें पहचान के लिए। बच्चा फूल से भी कोमल है। दूसरा है वह इन दोनों में सुंदर है, में, इसमें आ गया में, तो दोनों में से पहचान कर लोगे आप, से या में के द्वारा आप इसकी पहचान कर सकते हो। उत्तमा अवस्था, इसमें तत्सम शब्दों की उत्तमा अवस्था के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने ऊपर उत्तरा अवस्था में तर लगाया था, इसमें हम तम लगाएंगे। ये इसके नाम में भी लगता है, नाम से पहचान होती है। उत्तमा, त में लगा होता है, उत्तरा में त र लगा होता है। जैसे सुंदर प्लस तम, सुंदरतम, निम्न प्लस तम, निम्नतम, श्रेष्ठ प्लस तम, श्रेष्ठतम, या सर्वश्रेष्ठ भी आप इसको बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। श्रेष्ठ के पहले सर्व जोड़कर भी उत्तमा अवस्था दर्शाई जा सकती है, यानी कि श्रेष्ठ को श्रेष्ठतम या श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भी आप कह सकते हैं, दोनों एक ही है। वह कक्षा की सुंदरतम लड़की है, यानी कि सबसे सुंदर है। वह सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो आज हमने विशेषण को कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम
कंप्लीट करेंगे क्रिया। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।